हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझना भी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज है आपकी पहली 6.1, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड है, परिवर्तन होता है वहाँ पे। चाहिए अब वो आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में भी हो सकता है, किसी की भुजा में भी परिवर्तन हो सकता है, किसी के संपूर्ण पृष्ठ में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें किसी पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस पर परिवर्तन दिया है या किस पर पूछा है। तो अगर आपसे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है परिवर्तन होता है, और आपसे ये नहीं कहा है कि भुजा के सापेक्ष हो रहा है या किसी के और के सापेक्ष, कुछ कहा नहीं है, तो फिर आपको जो परिवर्तन लिखना है वो समय के सापेक्ष लिखना है। अभी समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या है? समय के सापेक्ष परिवर्तन का मतलब ये है बच्चों के नीचे टी आएगा, टी के सापेक्ष हम उसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई किसी भी आकृति का, किसी भी ठोस आकृति का आयतन दिया है और आयतन में परिवर्तन पूछे वो आपसे, और ये नहीं कहा किसके सापेक्ष करना है परिवर्तन, तो आप समय के सापेक्ष उसका परिवर्तन करेंगे और उसको dv/dt से लिखेंगे। अगर वो ये कहे कि कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा x है और वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन उसकी भुजा के सापेक्ष हो रहा है, तो उसकी जो भी भुजा है, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ग की भुजा मान लीजिए x ले ली, तो उसकी क्षेत्रफल में अगर मैं परिवर्तन लिखूं तो लिखूंगा dA/dx। जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है अवकलन हम उसी के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है भुजा x के सापेक्ष तो इसको लिखेंगे dA/dx। अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष या कहा नहीं है किसके सापेक्ष करना है, तो आप dv/dt करेंगे, यानी कि समय के सापेक्ष आप उसका अवकलन करेंगे और समय के सापेक्ष ही उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर ये क्या फॉर्मूले, ये तो 6-7 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको अभी भी नहीं आते, मुझे पता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी ये फॉर्मूले याद नहीं है और इस चैप्टर में यूज है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2r, जहाँ r क्या होती है वृत्त की त्रिज्या और 2r क्या होता है उसका व्यास। त्रिज्या का डबल होता है वृत्त का व्यास हमेशा। ठीक है, वृत्त की जो परिधि होती है सर्क्यूमफ्रेंस, जो आप देखते हैं ना कि इस तरीके से ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक मापो आप ये सब, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है, जिसे हम वृत्त का परिमाप भी बोल सकते हैं या वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं, ये होती है बच्चों 2πr, जहाँ r क्या है वृत्त की त्रिज्या इकाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr², वर्ग इकाई। अब जो भी आपको मात्रक दे रखा हो उस पर आप वर्ग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr²। वर्ग का परिमाप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणा उसकी भुजा, मतलब वर्ग की चारों भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जो भी वर्ग की भुजा है उसका वर्ग कर दो या उसी भुजा का उसी में गुणा कर दो, फाइनली जो आंसर आएगा उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों रेक्टेंगल की, आयत की। अगर आयत के पैरामीटर की बात करें, आयत के परिमाप की बात करें, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, जहां लंबाई को हम L से भी लिखते हैं और चौड़ाई को B वृत्त से भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो भी आयत की लंबाई है और चौड़ाई है उसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी फाइनली आंसर आएगा उसका आपका क्षेत्रफल होगा, किसका, आयत का होगा। ठीक है, गोले का आयतन, गोले की अगर हम बात करें तो गोला होता है बच्चों 3D, जैसे आपने देखा होगा लाइक फुटबॉल आपने देखी है तो वो एक 3D शेप में होती है, तो इस टाइप की आकृतियां, जैसे फुटबॉल टाइप की आकृतियां कहलाती हैं बच्चों गोला। ठीक है, और उनके आयतन की बात करें कि फुटबॉल में कितनी हवा भर जाएगी, तो जितनी हवा उस फुटबॉल के अंदर आ जाएगी एयर, वो उसका आयतन होगा। क्लियर? तो ऐसे ही गोले का आयतन अगर हम बात करें, गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³ घन इकाई। ये इसका मात्रक है, मात्रक विशेष है बच्चों। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा और सवाल सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट बिना हम नहीं पहचान सकते हैं वो किसकी बात कर रहा है, तो यूनिट बेहद जरूरी है। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ठीक है बच्चों, घन इकाई। इधर इसके बाद करें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा बच्चों 4πr²। ठीक है, ये गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर ये फुटबॉल है या ये बॉल है जो भी है, तो इसके जो हम इसकी सतह पे हाथ फैलाएंगे तो चारों ओर जो जगह खाली है सब तरफ, उस जगह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, ये उसके बाद बात कर रहे हैं घन में बच्चों, घन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा Q, जो भी घन की साइड है उस साइड का उसी में 3 बार गुणा कर दो तो आपका आयतन मिल जाएगा घन का। ठीक है, तो भुजा Q और Q आ रहा है, इट मीन्स यहाँ घन का ही आएगा मात्रक। ओके, उसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के
सभी साइड में जो खाली जगह होती है, या कह सकते हैं 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² या 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। उसके बाद बात करें घनाभ, तो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है प्यारे, देखिए घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, घन इकाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को हम H से लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम बोल सकते हैं। तो ये होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसका बात करेंगे बेलन। बेलन का बच्चों आयतन V, ये क्या होता है πr² H घन इकाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे बोलते हैं 2πrh वर्ग इकाई, जहां R बेलन की त्रिज्या होती है और H जो होता है वो बेलन की ऊंचाई होती है। और हम बात करें बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, तब होता है πr², यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना वही बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल होता है। उसका बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बेलन का संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया TS ऑफ सिलेंडर, तो कितना होता है बच्चों 2πr ब्रैकेट में H प्लस R वर्ग इकाई। ठीक है, शंकु की अगर हम बात करें कोण की, तो कोण का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² H घन इकाई। अगर हम बात करें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो ये होता है πrl, जहां R शंकु की त्रिज्या है और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई सिलेंडर हाइट होती है। ठीक बच्चों, उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, तो πr कोष्ठक में L प्लस R। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बच्चों यहाँ तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है भैया, तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर √ में H² प्लस R²। ठीक है, अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली जाए तो ये सभी फॉर्मूले मैंने लिखा है ना, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसका यूज इस चैप्टर में ना हो और क्वेश्चन इनके ऊपर होना, तो सभी फॉर्मूले के ऊपर चैप्टर में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूले नहीं, सवाल नहीं। कुल आय देखिए, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको कुल आय दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा होगा, अब वो Rx बराबर भी हो सकता है या Fx बराबर भी हो सकता है या Gx बराबर भी होता है, जो भी फंक्शन आपको दिया हो जिसके बराबर दिया नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है Rx बराबर और क्वेश्चन में कह रहा है ये कुल आय है, तो ये पूछेगा सीमांत बताओ। अगर आपको प्रश्न में कुल आय दे रखी है वो Rx बराबर भी हो सकती है या Fx बराबर, कोई ना कोई फंक्शन होगा एक। ठीक है, उसको बोलेगा क्वेश्चन में ये कुल आय है और आपसे कहेगा सीमांत आय बताओ। तो जब भी आपको कुल आय दे रखी हो, सीमांत आय निकालनी हो, तो जो कुल आय दे रखी है ना उसका आप अवकलन कर दीजिए एक बार, यानी अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर कुल आय Rx है और इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, हमें R' मिलेगा, और यही हमारी सीमांत आय होती है। ठीक है भाई, यही हमारी सीमांत आय होती है। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसका आप एक बार अवकलन कर दीजिए, आपको सीमांत आय मिल जाएगी। और फिर हो सकता है वो x बराबर 2 दे दे, 3 दे दे, जिस भी पॉइंट पर निकलवाए उसको यहाँ x लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी सीमांत आय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, ये देखिए ये चीज समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम वाला टॉपिक भी है, इसलिए ध्यान से समझिए बच्चों। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट है x1 व x2, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट है x1 और x2 और x1 छोटा है x2 से, x1 छोटा है x2 से, और हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 2 पॉइंट है x1 व x2 और एक फंक्शन दिया है fx, और अगर x1 छोटा है x2 से और x1 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो मान लीजिए निकल के आई fx1, और x2 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो निकल के आई fx2, और ये जो वैल्यू है x1 छोटा है x2 से और x1 पर निकाली गई फंक्शन की वैल्यू छोटी या बराबर है x2 पर निकाली गई फंक्शन की वैल्यू fx2 से, तो जो फलन है वो वर्धमान होता है। भैया कोई फंक्शन वर्धमान कब होगा, जब 2 पॉइंट x1 x2 हो, x1 छोटा हो x2 से, x1 पे निकाले फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर निकाले फंक्शन की वैल्यू fx2 और fx1 छोटा या बराबर आए fx2 के, तो फलन वर्धमान होता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अगर 2 पॉइंट और दोबारा से मान लीजिए x1 और x2 इस प्रकार हैं कि x1 छोटा है x2 से और x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें y fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें y fx2, और यहाँ पर fx1 की वैल्यू सिर्फ छोटी है fx2 से, तो फलन निरंतर वर्धमान होता है। यहाँ fx1 की वैल्यू छोटी या कभी कभी बराबर भी आ जाती है, बट यहाँ ओनली छोटी है, fx1 की वैल्यू हमेशा fx2 से छोटी आएगी, तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर x1 x2 से छोटा या बराबर है, यहाँ पर देखिए x1
हमेशा x2 से यहाँ छोटा था दोनों पॉइंट में, यहाँ x1 x2 से छोटा भी हो सकता है, ये x2 के बराबर भी हो तो, और इस x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शन वैल्यू fx2 है, तो अगर ये fx1 की वैल्यू बड़ी या बराबर आए fx2 से तो फलन हास्यमान होता है। कब हास्यमान होता है? जब x1 जो है आपका छोटा या बराबर हो x2 से, और x1 पर x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 आए, और जो वैल्यू है fx1 वो बड़ी या बराबर आए fx2 के, तो फलन क्या होगा? हास्यमान होगा। और यदि x1 यहाँ सिर्फ छोटा हो x2 से, यहाँ x1 छोटा या बराबर भी था, अगर x1 सिर्फ छोटा हो x2 से और x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2 निकालें, और fx1 हमेशा छोटा है fx2 से, हमेशा छोटा है fx2, तो फलन निरंतर हास्यमान होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, छोटा या बराबर से अगर बराबर का निशान हट जाएगा तो कंडीशन चेंज हो रही है, तो आपको समझ के याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट पर आधारित था, पॉइंट के आधार पर हमने बताया कि फंक्शन वर्धमान होगा या निरंतर वर्धमान होगा, हास्यमान होगा या निरंतर हास्यमान होगा। अगर कोई हमें डेरिवेटिव के आधार पर पूछे, सवाल है भी बच्चों, डेरिवेटिव के आधार पर पूछे, प्रथम कोटि के अवकलन द्वारा फलन का वर्धमान या हास्यमान कब होगा, तो देखिए बच्चों, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास fx और क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर सातत्य है, कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a कॉमा b पर डेरिवेटिव है यानी अवकलनीय है। अगर कोई फंक्शन fx क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर सातत्य तथा ओपन इंटरवल a कॉमा b पर अवकलनीय है, तो यदि हम उस फंक्शन का क्या करें? अवकलन करें, उस फंक्शन का हम अवकलन करें। क्यों अवकलन करें? क्योंकि अवकलन के आधार पर ही हमें बताना है फलन वर्धमान या हास्यमान कब होगा। तो हमें जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का अवकलन करेंगे, और उस फंक्शन का जो अवकलन है यानी f' है, अगर 0 से बड़ा आ जाए यानी पॉजिटिव आए, भाई पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा ही होता है, तो अगर हम उस फंक्शन का अवकलन करें और वो 0 से बड़ा आए, ग्रेटर देन 0 हो, f' इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पर a, b, तो फलन जो हमारा f' है वो 0 से बड़ा आए, और x बिलोंग्स टू a, b पर जो फलन है वो फलन a, b क्लोज इंटरवल a, b पर वर्धमान होगा और ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, यानी अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव x बिलोंग्स टू a, b पर 0 से बड़ा आ रहा है, तो वही फलन क्लोज इंटरवल a, b पर तो होगा आपका वर्धमान, और ओपन इंटरवल a, b पर क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ के याद करनी है ये चीज। ठीक है, ये बेहद जरूरी है समझना। उसके बाद अगर वही फंक्शन का हम अवकलन करें f', अगर 0 से छोटा आए, और किस पर छोटा आए? वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर f' 0 से छोटा आए, तो फलन जो है क्लोज इंटरवल a, b पर हास्यमान, और ओपन इंटरवल a, b पर क्या होगा बच्चों? निरंतर हास्यमान होता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है और वो क्लोज इंटरवल a, b पर सातत्य है, ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय है, तो अगर हम उस फंक्शन का अवकलन करें और उसका f' निकाल लें, अगर वो f' x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b पर 0 से छोटा आए, तो वह फलन क्लोज इंटरवल a, b पर वर्धमान और a, b पर ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर हास्यमान होगा। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू a, b पर 0 से क्या है? छोटा आए, तो वो फलन जो होगा वो क्लोज इंटरवल a, b पर हास्यमान और ओपन इंटरवल a, b पर निरंतर हास्यमान होगा। और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है 0 आ जाए, f' इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो फलन जो है एक नियत होता है। ठीक है, क्या होता है? नियत होता है, ना ये जो है वर्धमान होता है ना हास्यमान होता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, इनको कंडीशन सहित याद कीजिएगा, और क्वेश्चंस बनते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी के जो फॉर्मूले हैं मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।